हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज अख्तर और आज मैं लेकर आया हूं पार्ट 3। इसमें हम करने जा रहे हैं रिवीजन ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम देखते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। जानते हैं कि ग्रेविटेशन क्या होता है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी मास इन दिस यूनिवर्स attract every other mass with a force which is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में ये एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास m है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, और इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है। तो ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स F लगाएगा, तो ये भी इस पर एक फोर्स F लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तब हम बात करेंगे कि इसके बीच में फोर्स कितना होगा। तो इस रूल लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके बीच के डिस्टेंस के। तो बीच का डिस्टेंस d है, तो हम इसको d लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगर इक्वेशन नंबर 2 और क्वेश्चन 2 और 1 और 2 को देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m by d स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डालते हैं, तो ये कांस्टेंट होगा g m by d स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। g क्या है, तो g जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फिर g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और g की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट है, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर। और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप समझ में आया होगा। इसके आगे हम देखेंगे जो यहाँ से इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है फ्री फॉल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बहुत सारे हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सोलर सिस्टम में रिवॉल्व कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए एक दूसरे से बाइंडेड है। तो वो एक अलग टॉपिक है, हम वहाँ पे नहीं जा रहे। हम देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल एन ऑब्जेक्ट, और उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है। तो जब कोई सपोज करिए जब आप नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उछाला जाता है तो ये क्या होता है, थोड़ी दूर जाने के बाद इट जस्ट कमिंग टू द डाउन, राइट, ग्राउंड पर आ जाता है, ऐसा वापस आ जाता है। तो द क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस कमिंग बैक टू द ग्राउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, और एक जगह जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 0 हो जाता है, और इस वजह से ये फिर वापस आ जाता है। तो जब वापस आता है तो इस क्रम में इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, वेलोसिटी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज होती है तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन आएगा, तो हम इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो फॉल होता है बिकॉज ऑफ दी
अर्थ, क्योंकि अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नीचे की ओर फॉल हो जाता है. सो दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, द फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्थ, इट इज़ नोन एज द फ्री फॉल. तो यहाँ पे, और जब ये नीचे की ओर आएगा, ऊपर जाएगा, तो ये एक एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा. दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे जी से डिनोट करते हैं. अभी एक्सेलरेशन है तो इसका यूनिट भी सेम ही होगा. तो इसके लिए भी हम देखेंगे क्या हो जाएगा. तो यहाँ पर सबसे पहली बात, जी की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, अब जो कैपिटल जी है और स्मॉल जी, दोनों में रिलेशन क्या है. तो देखिए यहाँ पे जो एक फोर्स काम करेगा, वेट काम करेगा, दैट वेट इज इक्वल टू एम जी, राइट. और ये वेट क्या होता है, फोर्स ड्यू टू अर्थ होता है. तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर. डी बोले तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है. और दूसरा ये जो वेट होगा, वेट फोर्स क्या हो जाएगा, सो वेट फोर्स है एम जी. तो हम यहाँ पे दोनों को इक्वेट करेंगे तो विल गेट जी एम बाई डी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू एम जी, राइट. तो यहाँ से ये दोनों कट जाएगा, तो जी इज इक्वल टू हो जाएगा जी एम बाई डी स्क्वायर, राइट. जी इज इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर. तो ये हो गया स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हो गया. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ थी कि ये जो कैपिटल जी एम है, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ है. दिस इज मास ऑफ द अर्थ. द क्वेश्चन इज हियर दैट, इसमें मास इस फार्मूला में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर है. तो हम देखेंगे कि अब इस फार्मूला में मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं. सो वी कैन से दैट कि जो मास ऑफ जो स्मॉल जी होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर सकता. वी कैन से जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ mass of the G is independent of mass of the object. It means कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, वन इज द हेवनली ऑब्जेक्ट एंड वन इज द वेरी लाइट ऑब्जेक्ट, इन बोथ आर ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, राइट. एक वैक्यूम में, ये पूरा वैक्यूम है और एक हाइट से इसको ड्रॉप किया जाए, ये वैक्यूम है, राइट. वैक्यूम में जब एक हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो दोनों भी एक साथ ग्राउंड पर पहुंचेगा, जबकि दोनों के जो वेट, दोनों के मास है, वो क्या, बॉडी डिफरेंट है. अगर ये 1000 kg है और ये 10 kg लेंगे तो इतना डिफरेंस होने के बाद भी ये क्या होगा, दोनों एक साथ ग्राउंड पे आएगा जब ये वैक्यूम होगा. लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर में होगा तो साथ में नीचे नहीं आएंगे, बिकॉज क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो भी काम करता है एटमॉस्फेयर में. तो इस पर एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा. चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं. एक फेदर है और एक स्टोन है, दोनों को एक साथ ड्रॉप किया जाता है सेम हाइट से एटमॉस्फेयर में, एयर में, तो कौन पहले पहुंचेगा. यस, आपका आंसर अगर स्टोन है तो आप सही है. तो जो स्टोन है वो पहले आएगा और फेदर बाद में आएगा, क्योंकि इसकी जो मास है वो बहुत ही कम है और मास कम होने की वजह से इसके पे जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा. एयर रेजिस्टेंस इसको नीचे आने में इसको रोकेगा, तो ये इसको आने में टाइम लगेगा, जबकि ये जल्दी से नीचे पहुंच जाएगा. तो ये यहाँ से बात समझ में आई. चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते चलेंगे. हाउ डिड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ. मतलब कि क्या होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हाफ हो जाए. तो हम देखेंगे कि ये
एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस d है। इसका मास अगर m1 है और इसका मास m2 है और इस दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है F, राइट। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? सो वी कैन से इफ डिस्टेंस इज d, तब जो फोर्स होगा वो हो जाएगा Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। लेकिन अब ये बोल रहा है कि जो इसका डिस्टेंस है वो कितना हो गया है? हाफ हो गया है, राइट। डिस्टेंस हाफ हो गया है। तो जब डिस्टेंस हाफ हो जाए तो क्या होगा? इफ डिस्टेंस इज d बाई टू, हाफ मीन्स d बाई टू, सो द f डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Gm1 m2 डिवाइडेड बाई d बाई टू स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए f डैश इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर इंटू 4 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा f बाई एफ डैश, तो ये हो जाएगा Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू Gm1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से f बाई एफ डैश हो जाएगा 1/4, इसलिए f डैश होता है 4f। तो हम कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा। सो वी कैन से फोर्स इंक्रीजेस 4 टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अब आ गया डिफरेंस बिटवीन, सो ये बहुत सारे एग्जामों में इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है? तो जो मास और डिफरेंस देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम नोट करते हैं मास एंड वेट। ओके, तो मास क्या हम जानते हैं? मास क्या होता है? जो मटेरियल किसी बॉडी में जितना मटेरियल प्रेजेंट होता है हम उसे कहते हैं मास। सो मटेरियल प्रेजेंट इन अ बॉडी। सबसे पहली बात ये क्या होता है कि जो मटेरियल किसी बॉडी में जितना प्रेजेंट होता है वो कहलाता है मास, जबकि वेट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acted upon a body। जिस किसी बॉडी पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है उसे हम कहते हैं किसी बॉडी पर जितना फोर्स एक्ट होता है उसे हम कहते हैं वेट। जब ये मास जो है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है तो ये हमेशा क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। जबकि ये क्या होता है? इट वेरी प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। आगे चलते हैं कि जो मास होगा वो क्या होगा। तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, जबकि वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ऐसा यूनिट जो होता है इसका केजी होता है, इसका यूनिट न्यूटन होता है। इसको हम तो ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और जबकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड द वेट।
चलते हैं आगे। अब यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर हाफ विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम, देन व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका डिस्टेंस दोनों भी सेम डिस्टेंस, एक डिस्टेंस d पर है, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो F है। तो सवाल ये है कि अगर इसके मास को हाफ कर दिया, दोनों के मास को हाफ किया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। तो हम कहेंगे इफ masses आर m1 एंड m2, अगर इसका m1 इसका m2 है, देन द फोर्स विल बी gm1 m2 by d square. If masses is half, masses are m1 by 2 and m2 by 2, then the force will be g m1 by 2 into m2 by 2 and divided by d square. So हम यहाँ कह सकते फोर्स इज इक्वल टू g 1/4 g m1 m2 by d square. This is, we can say this is the f dash. अब चलिए हम फाइंड करेंगे रेशियो f और f dash का। तो f कितना है, f है g m1 m2 by d square and divided by 1/4 g m1 m2 by d square। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा f बाई एफ डैश इज इक्वल टू 4/1, क्योंकि ये 1/4 है इसलिए 4/1 हो जाएगा, और वी कैन से f डैश इज इक्वल टू f/4। सो वी कैन से फोर्स डिक्रीजेस, hence force decreased by 4 time. ओके, फोर्स डिक्रीज बाय 4 टाइम हम कह सकते हैं। सो ये भी आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड और मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल्ड। ओके, तो जैसा हमने अभी किया वैसा ही करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मास एक, चलिए देखते हैं, जो फोर्स होता है वो क्या होता है g m1 m2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे हम शॉर्टकट में इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि जो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हाफ हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 1/2 एंड m2 बाई डी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि जो f डैश है वो 1/2 g m1 m2 बाई डी स्क्वायर है, और वी नो दैट कि ये जो होता है वो क्या होता है, f होता है, इसलिए f डैश इज इक्वल टू 1/2 f हो जाएगा, यानी 2 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। सॉरी, ये हाफ होने के केस में, राइट, दिस इज व्हेन द मास बिकम्स हाफ, जो कि यहाँ पे नहीं, डबल का भी देखेंगे। चलिए देख लेते हैं डबल का। अब यहाँ पे अगर मास डबल हो गया तो ये हो जाएगा m2 m1 सॉरी f डैश इज इक्वल टू g 2 m1 m2 बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 2 g m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और ये तो पूरा हो गया f, सो द f डैश इज इक्वल टू 2f। ओके, नेक्स्ट है कि अगर डिस्टेंस डबल एंड ट्रिपल हो जाए। ओके, तो डिस्टेंस अगर डबल होता है, हम जानते हैं कि f इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं f1 बाई f2 इट इज़ इक्वल टू d2 स्क्वायर बाई d1 स्क्वायर। सो द f1 बाई f2 इट इज़ इक्वल टू, डबल्ड है तो इसका मतलब 2d हो जाएगा, 2d स्क्वायर बाई डी स्क्वायर,
और वी कैन राइट 4d² बाई d², d एंड d कैंसिल हो जाएगा, इसलिए f1 f2 इज इक्वल टू f1 बाई 4 हो जाएगा। सिमिलरली क्योंकि ये 2 टाइम्स 7 तो 4 हो गया, तो इफ़ इट विल बी ट्रिपल्ड तो ये 9f/9 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे दोनों भी मास के, अब तो हमने देखा यहाँ पे अगर मास डबल हो गया एक का तो 2 हो गया, अगर इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4 टाइम। यू कैन फाइंड योर सेल्फ। नेक्स्ट, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी 49 मीटर। तो हमें फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस and the total time it take to return to the surface of the earth। चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव करेगा, इन केस ऑफ द फ्री फॉल, इन केस ऑफ फ्री फॉल तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, व्हेन इट इज़ मूविंग अपवर्ड्स, moving upwards, right, then g क्या हो जाएगा? g होगा यहाँ पर नेगेटिव, राइट, या हम डायरेक्टली लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस u व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड्स, राइट, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। रिमेंबर इट, g ऑलवेज g, a जो है ना a रिप्लेस हो जाएगा g से एंड द s रिप्लेस्ड बाई h। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा v² इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन अब जब अगर मूविंग डाउनवर्ड्स, राइट, जब ये नीचे की ओर मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस जी टी, और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा जो हो जाएगा वो होगा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, इसके बेसिस पे हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी कहा जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड इस वेलोसिटी से, तो ये जो है मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल कर, देखिए ये यहाँ से इसको ऊपर की ओर ले जाया गया, जो कि ये इसकी वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 0, एंड दिस इज द h, वी हैव टू फाइंड h। तो हम फार्मूला यहाँ पे u इज गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड, एंड द v इज गिवन 0, तो इसलिए h हमें फाइंड करना है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा? तो फार्मूला क्या होता है? h इज इक्वल टू यू टी, बिकॉज अपवर्ड है तो माइनस होगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर यू टी कितना है? तो u इज 49 इंटू, okay, this formula is not suitable here because time is not mentioned, right? So we did the third equation of motion, v square is equal to u square minus 2gh। okay, so v square 0 है, u is 49 square and minus 2 into 9.8 into h। so यहाँ से हम कर देंगे h is equal to 49 into 49 divided by 2 into 9.8। जब इसके डेसिमल को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ हम लिख देंगे h is equal to 49 into 49 into 10 and divided by 2 into 98।
वी नो दैट ये 2 टाइम्स यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता और ये होता 2 टाइम्स 5। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20 divided by 2, so it is equal to 122.5 मीटर। अब हमें मालूम क्या करना है, टाइम कितना है, इट टेक्स टाइम टू रिटर्न टू द सरफेस। तो ये कितना टाइम ऊपर जाने में और फिर वहाँ से वापस आने में लेगा, कि टोटल टाइम, तो ये टाइम हो गया t1 और ये टाइम दिस टाइम विल बी t2। तो अगर हमें टी टाइम फाइंड करना है तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, t1। तो v कितना हो गया, तो v 0 है और u जो है वो 49 है, माइनस g कितना है 9.8 और यह है t1। सो यहाँ से t1 इज इक्वल टू हो जाएगा 49/9.8। तो यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 10, दिस विल बी 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 5। सो t1 हमारे पास आ जाएगा 5 सेकेंड। अब ये पूछ रहा है कि अब ये नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, t2। ओके, तो t2 के लिए हम क्या करेंगे, सो यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा h, तो हमें t मालूम चल जाएगा। तो वी नो दैट h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। तो बिकॉज h कितना है 122.5, इट इज इक्वल टू, और u तो 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 9.8 t²। सो t2² इट इज इक्वल टू 122.5 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं 4.9, तो ये हो गया 4.9, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस विल बी आई थिंक ओके, तो यहाँ से t2 इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1225 एंड डिवाइडेड बाई 49। तो 1225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, फाइंड करिए, 3 9। सो 25 3 3 6। तो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। 5 times, no, 6 5 are 30, and we have here 9 to 5, so we can take 6 time about, so 36/7 approximate, this is approximate value you can find. Now total time will be, total time will be t1 plus t2। सो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको टोटल टाइम फाइंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से होंगे तो आप उसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रह गए जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।